नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रामदास अठावले ने ममता पर साधा निशाना, कहा 2024 में खेला नहीं, मोदी का मेला होगा। 144 नए आईपीएस अधिकारियों को पीएम मोदी का मंत्र, बोले अपराध से निपटने के लिए प्रयोग जरूरी। 1 अगस्त 2021 से भारत में रुपए पैसे से जुड़े 5 बड़े बदलाव। इन बदलावों से आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए फिदायनी हमले की आईईडी तैयार करने वाला खूंखार आतंकी इस्माइल लंबू शनिवार को मार गिराया गया। और भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ताओं का दौर जारी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने अंदाज में बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी बोल रही हैं कि 2024 में खेला होगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी का मेला होगा और वो दोबारा सत्ता में आएंगे। बीजेपी को विपक्ष से डर नहीं लगता। आप जितना विरोध बीजेपी का करेंगे, बीजेपी उतनी ही मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा मोदी विरोधी गठबंधन की संभावना के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी का सामना करना ममता बनर्जी की क्षमता से परे है। अठावले ने कहा कि नरेंद्र मोदी का सामना करना ममता बनर्जी की क्षमता में नहीं आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बार फिर स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। यह बात उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कही। रामदास अठावले की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब ममता बनर्जी 2024 में खुद को पीएम मोदी के खिलाफ प्रमुख दावेदार के रूप में पेश करने के लिए दिल्ली के गलियारों में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। इन दिनों बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बीजेपी विरोधी रुख के साथ बातचीत कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2019 बैच के आईपीएस प्रोबेशनर्स के साथ संवाद खत्म हो गया। पीएम मोदी द्वारा कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों से बातचीत की गई। पीएम ने एक एक कर सभी अधिकारियों से बात करते हुए देश में पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी वर्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी वर्चुअली साथ जुड़े रहे। प्रधानमंत्री बोले कि आम नागरिकों में पुलिस की नकारात्मक धारणा एक बड़ी चुनौती है। कोविड की शुरुआत में यह धारणा थोड़ी बदल गई थी क्योंकि पुलिस गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रही थी। हालांकि यह धारणा नकारात्मक ही बनी हुई है। यह सुनिश्चित करना पुलिस की नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि यह धारणा बदल जाए। पीएम ने कहा कि बीते वर्षों में पुलिस फोर्स में बेटियों की भागीदारी को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया गया है। हमारी बेटियां पुलिस सेवा में दक्षता और जवाबदेही के साथ विनम्रता, सहजता और संवेदनशीलता के मूल्यों को सशक्त करती हैं। प्रधानमंत्री बोले कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिसकर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और देश की तरफ से उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। पीएम मोदी बोले कि आपकी सेवाएं देश के अलग अलग जिलों में होंगी, शहरों में होंगी, इसीलिए आपको एक मंत्र याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजावाहक हैं। इसीलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि में नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि आप एक ऐसे समय पर करियर शुरू कर रहे हैं जब भारत हर क्षेत्र, हर स्तर पर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपके करियर के आने वाले 25 साल भारत के विकास के सबसे अहम 25 साल होने वाले हैं। इसीलिए आपकी तैयारी, आपकी मनोदशा इसी बड़े लक्ष्य के अनुकूल होनी चाहिए।
1 अगस्त 2021 से भारत में रुपए पैसे से जुड़े 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहां नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा, इसीलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इन बदलावों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम, एटीएम से पैसे निकालने के चार्ज, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा, आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए नकद लेन देन सहित अन्य नियम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बदले गए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस के नियम शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2021 से बैंकों को वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेन देन के लिए यह शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए करने की अनुमति दी है। आरबीआई ने कहा है कि एटीएम लगाने और उसके मेंटेनेंस के खर्च में बढ़ोतरी की वजह से शुल्क बढ़ाया गया है। अगर किसी एक बैंक का ग्राहक किसी अन्य बैंक के एटीएम से अपने कार्ड का इस्तेमाल कर पैसे निकालता है, तो ऐसी स्थिति में जिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं वह मर्चेंट बैंक हो जाता है। ऐसे में आपके बैंक को मर्चेंट बैंक को एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होता है, जिसे एटीएम इंटरचेंज शुल्क कहा जाता है। इंटरचेंज शुल्क दूसरे बैंक के एटीएम से एक सीमा के बाद निकासी करने पर लगाया जाता है। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। अगस्त से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम बदल जाएगा। 1 अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस हर दिन उपलब्ध होगा। इसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी। पहले ये सेवा बैंकों के सभी कार्य दिवसों को उपलब्ध रहती थी। NACH एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है जिसके जरिए कंपनियां और आम आदमी हर महीने के जरूरी लेन देन को आसानी से कर सकते हैं। अब 1 अगस्त 2021 से यह सुविधा सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होगी। मौजूदा समय में ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के खाते में सैलरी डालने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, जिससे बैंक में छुट्टी के दिन आपके खाते में सैलरी नहीं आती है। लेकिन अब छुट्टी के दिन भी आपके खाते में सैलरी और पेंशन की राशि जमा हो जाएगी। साथ ही EMI, म्यूचुअल फंड, टेलीफोन सहित सभी बिलों का भुगतान भी किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए फिदायिनी हमले की आईईडी तैयार करने वाला खूंखार आतंकी इस्माइल भाई उर्फ लंबू शनिवार को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और एक M4 राइफल बरामद हुई है। लंबू साल 2018 के दिसंबर महीने में कश्मीर में दाखिल हुआ था। उसे पुलवामा जिले के त्राल एरिया में घूमते भी देखा गया था। श्रीनगर से 46 किलोमीटर दूर यह घोर आतंकवाद प्रभावित इलाका रहा है। लंबू को जैश ने कश्मीर में अपने कमजोर होते नेटवर्क को मजबूत करने, आईईडी तैयार करने और नए लड़कों की भर्ती करने के लिए भेजा था। इसके अलावा वह आत्मघाती हमलावर तैयार करने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। लंबू जैश का आईईडी एक्सपर्ट था। इस्माइल आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का करीबी रिश्तेदार था। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इस हमले को अंजाम देने में मसूद अजहर की मुख्य साजिश थी। आतंकी कारी मुफ्ती यासिर के मारे जाने के बाद उसे कश्मीर में जैश-ए मोहम्मद की बागडोर संभालनी थी। लंबू ने पुलवामा हमले के लिए कार में बम फिट करने में अन्य हमलावरों की मदद की थी। दक्षिणी कश्मीर में लंबू के इशारे पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता था। विशेषकर आईईडी हमलों की साजिश वही रचता था। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ताओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में दोनों देशों के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता जारी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से के मोल्डो में यह वार्ता चल रही है। इस दौरान भारत और चीन के बीच हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हाइट्स एरिया से
डिसएंगेजमेंट पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 11वें दौर की वार्ता 9 अप्रैल को एलएसी के भारतीय पक्ष में आने वाले शुचुल में हुई थी। उल्लेखनीय है कि दोनों देश पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपने अपने सैनिकों और हथियारों को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, लेकिन टकराव वाली बाकी जगहों पर अभी सैनिकों को वापस ले जाने की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है। दोनों के बीच पिछले साल मई से पूर्वी लद्दाख में कुछ स्थानों को लेकर सैन्य गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले 14 जुलाई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। उस वक्त दुशांबे में शंघाई सहयोग सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर हुई इस मुलाकात में एलएसी को लेकर चल रहे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जयशंकर ने कहा था कि स्थिति में एक तरफा परिवर्तन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा था कि सीमा क्षेत्रों में हमारे संबंधों के विकास के लिए शांति और व्यवस्था की पूरी तरह से बहुत जरूरी है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्यायपालिका को देसी भाषा बोलने वालों के लिए सुलभ वातावरण बनाने की आवश्यकता का आह्वान किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की हालिया पहल में एक महिला को अदालत में तेलुगु में बोलने की अनुमति देने का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस घटना ने न्यायपालिका की आवश्यकता को रेखांकित किया है, ताकि लोग अपनी मातृभाषा में अपनी समस्याएं व्यक्त कर सकें और क्षेत्रीय भाषाओं में अपना निर्णय भी दे सकें। मातृभाषा के संरक्षण में दुनिया में विभिन्न सर्वोत्तम प्रथाओं का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने भाषा के प्रति उत्साही भाषाविदों, शिक्षकों, अभिभावकों और मीडिया से ऐसे देशों से अंतर्दृष्टि लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कानून जैसे विभिन्न उन्नत विषयों में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हुए हर क्षेत्र में अंग्रेजी बोलने वाले देशों की तुलना में खुद को मजबूत साबित किया है। उन्होंने व्यापक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में सुधार करने का भी सुझाव दिया है। भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए आवश्यक विभिन्न लोगों द्वारा संचालित पहलों को पकड़ते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भाषा को समृद्ध बनाने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय भाषाओं में अनुवादों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए प्रयास बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने सादा बोली जाने वाली भाषाओं में प्राचीन साहित्य को युवाओं के लिए अधिक सुलभ और संबंधित बनाने का भी प्रस्ताव रखा। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में शनिवार और रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देश के पूर्वी हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के साथ पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे पश्चिम की ओर झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ने के आसार हैं। इससे इन राज्यों में वीकेंड में भारी बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और अगले 3 दिनों में यहाँ भारी बारिश होगी। दक्षिणी दिल्ली के आईआईटी फ्लाईओवर के पास वाली रोड में शनिवार दोपहर कुएं जैसा गड्ढा हो गया। यहां अचानक सड़क जमीन में धंस गई। इससे वहां ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि गड्ढा 10 से 15 फीट चौड़ा है। जयपुर में शुक्रवार को 1.9 मिलीमीटर पानी बरसा।
मौसम विभाग का दावा है कि अगले 4-5 दिन मानसून एक्टिव रहेगा। बीते 24 घंटों में पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिससे राज्य के कई प्रमुख हिस्सों में पानी भर गया। रात भर हुई भारी बारिश के चलते उत्तरी बंगाल की कलिम्पोंग पहाड़ियों में ममखोला नाले में उफान आ गया। इसमें बहने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए, जबकि 4 लापता हैं। उधर ओडिशा के उत्तरी भागों के साथ साथ झारखंड में भी शुक्रवार को मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। अगले 2 दिनों में दक्षिण बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो रहने की अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में मानसून अब लोगों पर आफत बनकर बरसा है। सिरमौर में पांवटा शिलाई मार्ग पर बड़वास के पास शुक्रवार सुबह 8 बजे पहाड़ी दरकने से हाईवे का 150 मीटर का हिस्सा टूट गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही हो रही थी। इस घटना में करीब 80 लोग बाल बाल बच गए। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर परेशान करने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना का यह वेरिएंट चिकन पॉक्स की तरह लोगों में तेजी से फैलता है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की यह स्टडी अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में इसका एक डॉक्यूमेंट छपा है। कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में डेल्टा ज्यादा संक्रामक है। कुछ दिनों पहले यूके में कोरोना पीड़ितों में 99% केस डेल्टा के मिले थे। वायरस पर की गई स्टडी में चिंताजनक बात यह भी है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग भी वैक्सीन न लगवाने वालों की तरह ही डेल्टा वेरिएंट को फैला सकते हैं। हालांकि इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग सुरक्षित हैं। वैक्सीन गंभीर रूप से बीमार होने से 90% तक बचाती है, लेकिन इससे वायरस के संक्रमण और ट्रांसमिशन से बचाव कम होता है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हुए। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तुलना चेचक से काफी समय से हो रही है। कुछ दिनों पहले WHO ने कहा था कि चेचक इरेडिफिकेशन में मिला सबक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काम आ सकता है। कोरोना से लड़ने में चेचक की तरह वैक्सीनेशन अहम रहेगा। अब अमेरिकी स्टडी में बताया गया है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट चेचक की ही तरह संक्रामक है। इन दोनों बीमारियों के संक्रमण का जरिया भी काफी मिलता जुलता है। डेल्टा से पीड़ित व्यक्ति औसतन 8 या 9 लोगों को संक्रमित करता है। संक्रमण का यही औसत चेचक में भी पाया जाता है। वहीं सामान्य सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति औसतन 2 लोगों में संक्रमण फैला सकता है। इन्फेक्टिविटी को RO के तौर पर जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद के बीच मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्व शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके अलावा असम के 4 सीनियर पुलिस अधिकारियों और 2 एडमिन ऑफिशियल्स समेत 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि वह जांच कराने को तैयार हैं, लेकिन एजेंसी निष्पक्ष होनी चाहिए। इन सभी पर हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों राज्यों में दशकों से सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। इसी हफ्ते भड़के विवाद ने नया रूप ले लिया है। सोमवार को इन राज्यों की सीमावर्ती इलाके में हिंसा भड़क गई, जिसमें असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच ये विवाद शुरू हुआ। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और दोनों तरफ से लाठी पत्थरों से हमला होना शुरू हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में असम का दौरा किया था। उनके दौरे के 2 दिन बाद से यह हिंसा हुई है। धूम फिल्म में दिखाए चोरी के अंदाज को आज भी चोर फॉलो कर रहे हैं। फरीदाबाद में पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो राज्य के हाईवे पर लोगों को लूटते थे और तेजी से भाग निकलते थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने लूट की 11 वारदातों को अंजाम दिया है। एक हफ्ते पहले गैंग के तीनों सदस्य नई वारदात करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर लिया। इन 3 अपराधियों की पहचान विशाल, साहिल और रूबन के नाम से हुई है। तीनों को फरीदाबाद के पल्ला इलाके से पकड़ा गया, जहां वो नई लूट की तैयारी कर रहे थे। उनके पास से 8 लैपटॉप, 80,000 रुपए कैश, एक स्कूटर और एक FZ मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
पुलिस ने बताया कि इस गैंग का लूट का तरीका धूम फिल्म के जैसा था। गैंग के सदस्य हाईवे से सटे हुए इलाकों में लूट करते थे और हाईवे के जरिए तेजी से फरार हो जाते थे। गैंग का एक सदस्य वारदात वाली जगह के पास स्कूटर लेकर खड़ा रहता था और इलाके में किसी के आने पर अपने साथियों को बताता था। अपराधियों के पास हाई पिकअप वाली एक एफजेड मोटरसाइकिल थी। बाकी 2 अपराधी इस बाइक से आकर लोगों को लूटते थे और गायब हो जाते थे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5 अगस्त को किसान सम्मान दिवस पर 3025 किसानों को 5 करोड़ 18 लाख रुपए का सहायता वितरण और 4941 अनाथ निराश बच्चों को 1 करोड़ 18 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17,000 से ज्यादा सरकार द्वारा अनुमोदित सस्ते खाद्यान्न और उचित मूल्य की दुकानों से 4.5 लाख से ज्यादा गरीब लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज किट वितरित करेंगे। वे 5 जिलों में 5 उचित मूल्य की दुकानों पर लाभार्थियों से सीधे संवाद भी करेंगे। इसके अलावा NFSE के तहत अनुमोदित 72 लाख परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न और बैग भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को राज्य में 3,906 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और अंतिम रूप देंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल उपस्थिति में महात्मा मंदिर गांधीनगर से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। वे विकास दिवस पर देशभक्ति योजना का भी शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रुपए 382 करोड़ रुपए के 25,000 मकानों का लोकार्पण और 70,000 करोड़ 46,000 नए मकान का उद्घाटन करेंगे। ITI रुपए 245 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों का भारतीय महिला हॉकी टीम ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार के छोटे से गांव से रोशनाबाद की रहने वाली वंदना कटारिया ने मैच में 3 गोल दागकर इतिहास रच दिया। वे ओलंपिक मैच में गोल की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई। उनके गोल की बदौलत भारत के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। 2005 में उनके पास हॉकी की ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद वंदना के पिता नाहर सिंह कटारिया ने किसी तरह उधार लेकर पैसों का इंतजाम किया और अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने में मदद किया। टोक्यो ओलंपिक से 3 महीने पहले अप्रैल में नाहर सिंह का निधन हो गया। इसके बाद वंदना ने उनकी याद को ही अपनी प्रेरणा बना लिया। पिता के लिए ओलंपिक मेडल जीतने को ही एकमात्र लक्ष्य बना लिया। इसके बाद से वंदना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2013 महिला हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा गोल दागे और टीम को ब्रॉन्ज मेडल जीतने में मदद की।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी जारी है। इसके साथ ही तालिबान देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा रहा है। तालिबान के बढ़ते दखल ने भारत के लिए चिंता खड़ी कर दी है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का रीडिप्लॉयमेंट हो सकता है। इनमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद शामिल है। गिलार्ड ने बताया कि अगस्त 2019 से कश्मीर घाटी में हिंसा में काफी कम आई है। यहां राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार लगातार कोशिशें भी कर रही है। आतंकियों की सक्रियता से आने वाले समय में कश्मीर में शांति और विकास के लिए भारत की कोशिशों को धक्का लगेगा। गिलार्ड का सुझाव है कि भारत को कश्मीरियों का भरोसा जीतने के लिए धैर्य रखना होगा। वहीं पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ संबंधों में सतर्कता और दृढ़ता लानी होगी। इधर अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अफगानिस्तान में शांति बहाली में अपना रोल निभाएं, क्योंकि वहां गृह युद्ध होना उसके हित में नहीं होगा। अमेरिका के मुताबिक इमरान खान सरकार तालिबान को शांति वार्ता में गंभीरता से शामिल होने के लिए मनाने में नाकाम रही है। इधर अफगानिस्तान की सरकार ने कहा है कि 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी देश में घुसपैठ कर चुके हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि तालिबान को पाकिस्तानी संस्थाएं ट्रेनिंग दे रही हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता ने मीडिया को भेजे वीडियो संदेश में बताया कि हजारों आतंकी पाकिस्तान से अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए पहुंचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक भारत में जल्द ही लॉन्च किया जाने वाला है। कंपनी ने अपने इस दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेहतरीन फीचर से लैस किया है। साथ ही ये अच्छी खासी राइडिंग रेंज के साथ आएगा। जानकारी के अनुसार कंपनी अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को डीलरशिप से नहीं बल्कि सीधा प्रोडक्शन प्लांट से ग्राहकों तक डिलीवर करने की योजना बना रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर की होम डिलीवरी करने का फैसला मौजूदा हालातों को देखते हुए और कीमतों में अंतर को खत्म करने के लिए हो सकता है। खास बात यह है कि इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्राहकों को बार बार डीलरशिप्स के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। हाल ही में कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग महज 499 रुपए में शुरू की है, जिसके बाद महज 24 घंटे के भीतर इसे 1 लाख से ज्यादा बुकिंग हासिल हुई। आधिकारिक दावों के अनुसार ओला स्कूटर केवल 18 मिनट में 0 से 50% तक चार्ज हो सकता है। इसकी ड्राइविंग रेंज सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर तक होगी, यानी स्कूटर को महज 18 मिनट की चार्जिंग पर 75 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। भारतीय बाजार में इस स्कूटर का मुकाबला एथर 450X और TVS iQube से होगा। आपको एक आश्चर्यजनक फल दिखाते हैं जो वजन और अपनी लंबाई के लिए पूरे देश में मशहूर है। वो है फलों का राजा आम। क्या कभी आपने ऐसा आम देखा है जिसका वजन 3.5 से 4.5 किलो तक होता है, जिसकी ऊंचाई करीब 1 फीट तक होती है और जो उस इलाके को भी पहचान देता है? यह आम देश विदेश में खास चर्चित है। तो कहाँ होता है ये आम और क्या है इसकी खास नाम? आइए आपको बताते हैं हमारी इस खास पेशकश में। पेड़ पर लटक रहे इस भारी भरकम आम को देखिए। आम प्रजातियों का यह सुमो आम अपने नाम, वजन और लंबाई के चलते देश प्रदेश में सराहा जाता है। यह पाया जाता है मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले के कठिठवाड़ा में। कठिठवाड़ा को अपनी हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इलाके के मिनी कश्मीर भी कहा जाता है और यहीं के बागीचों में नूरजहां आम के 5 पेड़ मौजूद हैं। इन पेड़ों को इलाके के ठाकुर पवनेंद्र सिंह 1970 के आसपास कहीं से लेकर आए थे और आज यह आम देश विदेश में लोकप्रिय हो चुका है। बगीचे के मालिक कहते हैं कि नूरजहां आम अपने वजन और लंबाई के चलते देश प्रदेश का सबसे बड़ा आम है। बगीचे का नाम, मेरे बगीचे का सुप्रसिद्ध आम नूरजहां है। उस आम की खासियत है कि ये इसका वजन 3 से 4 किलो के बीच में रहता था। पहले 4 किलो 800 ग्राम तक इसका रिकॉर्ड रहा, लेकिन वातावरण और मौसम के कारण इसका वजन कम हुआ है। और इसकी खासियत है कि 12 इंच जैसे इसकी लंबाई रहती है, 18 इंच जैसे इसकी चौड़ाई रहती है। विशेष तौर पर इसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन के कारण ज़्यादा फेमस है। इसको देखने के लिए बाहर से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली और विदेश से भी लोग आ रहे हैं। अभी शायद 2 या 5 तारीख को बाहर से लोग आ रहे हैं और ख़ास तौर पर इसको नवाजा गया किंग ऑफ द मैंगो शो के अवार्ड भोपाल के अंदर अखिल भारतीय आम प्रदर्शनी के अंदर। इसके वजन 3 किलो 800 ग्राम का था। पूरे राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर मुझे सबसे बड़े
अवार्ड से इसको नवाजा गया और करीब 7 अवार्ड मुझे अभी तक मिल चुके हैं इसके। नूरजहां आम का वजन और लंबाई के साथ साथ इसका स्वाद भी बेजोड़ है। आलम ये है कि बाहर के कई पर्यटक इसे यहाँ देखने के लिए पहुँचते हैं। ये नूरजहां आम की ये खासियत है कि ये नूरजहां आम की लंबाई 10 से 12 इंच होती है और इसका वेट करीबन 5 से 6 किलो का है। और ये नूरजहां आम कट्ठीवाड़ा का फेमस आम है। कट्ठीवाड़ा की फेमस नूरजहां के नाम से ये आम है और ये अपने आसपास के क्षेत्र में कई जगह नहीं है, जो कट्ठीवाड़ा में ही पाया जाता है। ये प्रजाति सिर्फ कट्ठीवाड़ा में ही है नूरजहां आम। ये मैंने अखबारों में सुना और कई लोगों के मुंह से सुना कि नूरजहां आम कट्ठीवाड़ा में होता है और फेमस आम है, तो मैं इसको देखने के लिए स्पेशल कट्ठीवाड़ा आया। अलीराजपुर जिले के लोग देश के इस सबसे बड़े आम को लेकर गौरव महसूस करते हैं और चाहते हैं कि कठिठवाड़ा से यह आम निकलकर बाहर तक पहुंचे और जिले के साथ साथ प्रदेश का गौरव बने। लेकिन शासन की अरुचि लोगों को निराश करती है। जानकार और इलाके के लोग इस आम के पेटेंट कराए जाने की सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं ताकि नूरजहां से अंचल को पहचान मिले। वहीं जिन निजी बागीचों में अभी नूरजहां के मात्र 5 पेड़ हैं, उनके मालिक कहते हैं कि इस नेशनल अवार्ड विनर आम को आगे बढ़ाने और फैलाने में अभी तक सरकारी रुचि शून्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ नेशनल। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।